हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ये केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा, ठीक है। अभी तक हमने 2 वीडियोस देखे हैं। इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, और सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री बायो का क्या सिलेबस है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस का जो कि सॉलिड स्टेट है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं आपसे और कौन कौन से टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक है ना, इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मानते हैं कि ये चैप्टर आपके सिलेबस से रिलेटेड था, ठीक है, नहीं था सिलेबस में, बट थोड़ा सा समय अगर देंगे तो ये सिलेबस स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। ये यूनिट भी एक अच्छी यूनिट है और स्कोरिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ कि आपके लिए नया है तो थोड़ा सा ये जरूर लग रहा होगा कि हमने इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा बेसिक पे, कुछ थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जिसे चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट। क्या? सॉलिड स्टेट। तो देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, ओके। ओके, सॉलिड स्टेट 9th में हमने पढ़ा है, 9th क्लास में कुछ पढ़ा था हमने, है ना। जैसे हमने कहा आपके पास क्या है, पेन, ठीक है। तो पेन क्या आप इसका शेप बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। अगर आप चाहें तो भी इसका शेप आप नहीं बदल सकते हैं, शेप बिना तोड़े, ठीक है। बिना तोड़े हुए क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। एक सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट तब होता है जब उसका शेप क्या हो, बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है। उसके बाद मास, वो भी फिक्स। तीनों का प्रोडक्ट क्या है? सेम है, मतलब क्या है, सेम नहीं सॉरी फिक्स है, तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम फिक्स है। उसके बाद मास, वो भी फिक्स होना चाहिए। सेकंड क्या है? रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। देखिए मॉलिक्यूल्स है, आपने 9 में पढ़ा था कि सॉलिड्स में क्या होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से वेल ऑर्डर्ड अरेंज होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में क्या होता है, ये स्पेस बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। हमने वहां पढ़ा था कि सॉलिड में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, और उससे ज्यादा किसमें होगा? लिक्विड में होगा। उससे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस अगर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस क्या हो जाएगा? अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद इनकंप्रेसिबल। अब इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है? देखो, अगर ये मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये अगर इनको हम प्रेशर दें इन पर, तो ये क्या और नियरेस्ट पोजीशन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। नहीं इसलिए आ सकते क्योंकि सॉलिड में स्पेस नहीं है, लीस्ट स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इन दोनों के बीच, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच, इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं है। कहीं कहीं इसको लेस कंप्रेसिबल के टर्म में भी बता दिया जाता है कि सॉलिड आर लेस कंप्रेसिबल। उसके बाद हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, ऐसा समझो, मान लो कि ये एक आपका क्लासरूम है, ठीक है। अब इस क्लासरूम में हमने आपको क्या किया, पहले हमने सिर्फ 4 स्टूडेंट और एक टीचर ऐसे थे। उस रूम में क्या था? 4 स्टूडेंट, आप लोग 4 थे, और एक मैं, सिर्फ 5 यहां पर थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब स्पेस तो उतना ही है ना, उसमें हमने क्या किया, हमने 4 स्टूडेंट और बुला लिए। कितने हो गए? 8। तो पहले जो भी वॉल्यूम था, LBH जो भी स्पेस था वहां पे, उसमें कितने थे हम लोग?
4 + 1 5 थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम हो गए कितने, 8 + 1 9, सेकंड में क्या हो गया, हम 9 हो गए, और 9 बाई वॉल्यूम तो वही रहा ना, रूम का स्पेस तो वही रहा, जगह उतनी है, स्पेस उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सब्सटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुई नहीं हुई, डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। अब ये कैसे होता है, ऐसे होता है कि जब पार्टिकल थोड़े थोड़े स्पेस पे हैं, मान लो कि पहले क्या था, ऐसे समझिए कि इसके पहले कुछ स्पेस ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट था। अब कुछ टाइम के बाद जब आपने इसको प्रेशर दिया तो क्या हुआ, ये वेल ऑर्डर्ड अरेंज हुए इस तरीके से। तो जो स्पेस इतना है, अगर ये वेल ऑर्डर्ड अरेंज हो जाएंगी तो जो स्पेस यहां आपको खाली दिख रहा है ना, ये स्पेस क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो जब सब अपनी एक तरफ अरेंज होंगे ऐसे वेल ऑर्डर्ड में, यानी कि बिल्कुल पास पास हो जाएंगे नियरेस्ट पोजीशन पे, तो पार्टिकल जो इतना स्पेस था उसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही स्पेस में अब ज्यादा फिल हो पाएंगे तो ऑलरेडी बोलेंगे क्या कि डेंसिटी हाई होती है। तो हाई डेंसिटी का मतलब कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी, उसके बाद किसकी होगी, गैस की होगी। तो गैस की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद आता है लो डिफ्यूजन रेट। अब ये क्या है, डिफ्यूजन रेट क्या होती है, तो डिफ्यूजन रेट से मतलब ये है कि मानो ऐसे आपने एक कमरे में एलपीजी गैस को, किसको, एलपीजी, अरे उसी जिससे खाना बनाते हो है ना, तो एलपीजी गैस को क्या किया, थोड़ा सा लीक करा दिया, या आपकी गलती से लीक हो गई थोड़ी सी एलपीजी गैस यहाँ पे। कुछ टाइम के बाद क्या देखोगे, कुछ टाइम के बाद देखोगे कि ये पूरे कमरे में फैल गई। क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स इस एयर के साथ मिक्स होने लगे और मिक्स होकर के पूरे के पूरे कमरे में फैल गए। इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में बिना किसी केमिकल रिएक्शन किए हुए क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, मतलब क्या है, डिफ्यूजन। तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है गैस में, तो उनके पार्टिकल बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं। बात समझ में आई। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो ये रही बेसिक सी जो पॉइंट्स सॉलिड के बारे में थे। अब चलते हैं आगे। देखो अब इसके टाइप्स, आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं। किसके टाइप पढ़ने हैं भाई, टाइप पढ़ने हैं सॉलिड के। किसके, सॉलिड के टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो सॉलिड के टाइप में क्या है, सॉलिड के टाइप में हमको ये पढ़ना है कि कितने प्रकार के सॉलिड होते हैं। तो आपको लगता होगा यार सॉलिड तो एक ही प्रकार का होता है, ये टाइप कहां से आ गए सॉलिड में। तो देखो सॉलिड में टाइप कैसे होते हैं। सॉलिड दो प्रकार की हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, एक हाथ में नमक लेना और एक में वही गोरे होने के लिए जो पाउडर लगाते हो फेस पाउडर, उसको लेना और दोनों को रब करके देखना क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई देता है क्या, देता है, डिफरेंस दिखाई देगा आपको। तो एक आपने आपको क्या बोला, नमक लेना, नमक कौन सा, अरे खाने वाला नमक भाई, खाने वाला नमक लो। अब उसमें क्या होगा, जो NaCl है वो क्या है, उसमें देखोगे तो आपको पार्टिकल समझ में आएंगे, लेकिन जो फेस पाउडर है उसमें पार्टिकल समझ में नहीं आएंगे। तो सॉलिड तो दोनों है ना, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के सॉलिड हमारे पास हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्री। अब इसको देखो ऐसे, एक डेफिनेट ज्योमेट्री में ये क्या हुआ, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जरा देखो तो ध्यान से, चाहे आप यहां अरेंज करिए, चाहे आप इनको अरेंज करिए, ठीक है, आप कहीं भी अरेंज करिए, आप देखोगे कि सब कुछ क्या है, हर जगह ज्योमेट्री हमारी वही बन रही है, ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हर जगह हमें क्या स्क्वायर या रेक्टेंगल ही शेप दिखाई दे रहा है, यानी कि इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बिल्कुल डेफिनेट है, ये यहां से फिक्स है और ये अपनी ज्योमेट्री को चेंज नहीं करेंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट,
ठीक है, एक चीज और समझिए, यहां पर जो अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ध्यान सुनो, इसमें इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप पूरे सब्सटेंस में चाहे जितने बड़े पार्टिकल्स हो पूरे में आप ढूंढ लो, सब में देख लो, ये अरेंजमेंट आपको आइडेंटिकल मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है? रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ डिस्टेंस तक तो आपको लगेगा कि इनमें वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लेकिन उसके बाद ये इर्रेगुलर होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट कंप्लीटली रेगुलर नहीं होता, तो नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। ओके, अब देखिए यहां पे दोनों के एक डायग्राम है, देखो उसको, अब एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या लिया गया है? क्वार्ट्ज, देखिए कैसा अरेंजमेंट है, और इसमें देखिए एमॉर्फस सॉलिड में, ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास। अब यहां पे देखो ये क्या है? क्वार्ट्ज, और ये क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है? क्या लिया? इनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है? और हमने लिख दिया, आपको दिया ग्रेफाइट, क्या दिया? ग्रेफाइट दे दिया। दूसरा क्या दिया आपको? ग्रेफाइट के साथ हमने आपको क्या दिया? एक तो ग्रेफाइट दिया, दूसरा हमने आपको दिया डायमंड, ठीक है, डायमंड दिया, क्वार्ट्ज दे दिया, क्वार्ट्ज दे दिया, और एक जगह दिया क्वार्ट्ज ग्लास। तो किसको आप टिक करेंगे? क्वार्ट्ज ग्लास को। जो क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं दोनों की, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट यानी कि वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है इनका, एक पॉइंट। लेकिन इसमें क्या है? नो रेगुलर अरेंजमेंट, हम देख चुके पीछे। उसके बाद देखिए आगे चल के क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो भी हमने देख लिया कि कुछ डिस्टेंस तक तो आपको लगेगा कि वेल ऑर्डर्ड है, उसके बाद क्या हो जाता है? ये ऑर्डर अपना ना लॉस कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल्टिंग पॉइंट, इसको समझिए। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, हम मान लो किसी क्रिस्टल को सॉलिड स्टेट में वो है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको मेल्ट करा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक फिक्स पॉइंट पर ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक रेंज में मेल्ट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनका एग्जैक्ट 15 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं। अगर इनको ऐसा बोलेंगे तो कहेंगे 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस के बीच एक रेंज में ये क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होता। डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनकी फिक्स, क्योंकि भैया मेल्टिंग पॉइंट फिक्स, इसका मतलब क्या है? वो भी क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। नो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद एनाइसोटॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाइसोटॉपिक। एनाइसोटॉपिक का मतलब क्या है? वो भी समझ लो। चलो देखो, मान लो हमने क्रिस्टल को इस तरीके से बनाया, ये क्रिस्टल है हमारा और इस तरीके से अरेंज है, ओके, ऐसे हमने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कलाकारी करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे हमसे आर्ट तो बिल्कुल समझ में ना आती है, बट फिर भी देखते हैं। इसको हमने येलो किया, फिर वन है ना गैप देके अल्टरनेट, इस तरीके से हमने क्या किया? ठीक है, देखो इसमें देखो, अब हम चलते हैं किसी एक डायरेक्शन में, चलते हैं, ठीक है। अगर एक डायरेक्शन में चलते हैं, यहां से देखो, अगर हम इधर चलते हैं तो वन रेड येलो रेड येलो येलो, एक सीक्वेंस बनी। लेकिन अगर वही हम दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे, देखो जरा सा, हमने डायरेक्शन क्या किया? चेंज कर दिया, पूरे रेड मिलेंगे आपको। यहां देखो, इस डायरेक्शन में गए, पूरे येलो मिलेंगे। मतलब क्या है कि अगर किसी सॉलिड में आप डायरेक्शन चेंज करो और प्रॉपर्टीज बदल जाए, भाई देखो पार्टिकल बदल रहे हैं, यहां सारे रेड हैं, उनका कुछ और नेचर होगा, इनका सारे येलो है, इनका कुछ और नेचर होगा। तो जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ध्यान रखिएगा किसकी बात करते हैं? एनाइसोटॉपी में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग होंगी। इट मींस व्हाट?
अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी आप मेजर करना चाहते हैं उसकी वैल्यू डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? डायरेक्शन चेंज होने पर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनआइसोट्रॉपी है। क्या है? एनआइसोटॉपिक है वो। तो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनआइसोटॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस क्या होते हैं? आइसोटॉपिक होते हैं। एमॉर्फस में जब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनकी एवरेज फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में क्या आती है? सेम आती है, इसलिए कहते हैं दीज आर आइसोटॉपिक। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोटॉपिक। चलिए आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि कट विद स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। आप खुद करके देख लेना, अगर आप ध्यान से, आपको तो नहीं पता होगा, पेरेंट्स अपने पूछना, ठीक है, दादा दादी या पापा से पूछना कि कुछ समय पहले तक आप आज जो नमक आप प्रिपेयर लाते हो 30 रुपीज केजी वाला, तो उसमें क्या है? अरे भाई टाटा का है ना, तो उसमें क्या है? वो तो प्रिपेयर्ड है, आपको कुछ करना नहीं है। जरा सा उनसे पूछना कि पहले जो बड़े बड़े टुकड़े आया करते थे उसको क्रश करते थे ना तुम, अगर कहीं मिल जाए तो उसको क्रश कर दो, तोड़ के देखना, 2 पार्ट में ब्रेक करना उसको, आप देखोगे कि जिस सरफेस पर ये अलग हो रहे हैं उन सरफेस, वो सरफेस दोनों क्या होंगे? बिल्कुल स्मूथ सरफेस होंगे। क्या होंगे? स्मूथ सरफेस होंगे। तो कट विद स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस यूनिट सेल से बने हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। तो कट विद इररेगुलर सरफेस, इनका कोई रेगुलर सरफेस नहीं होता। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, बल्कि दीस आर स्यूडो सॉलिड। ये तो ट्रू सॉलिड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हैं? स्यूडो सॉलिड्स हैं। एमॉर्फस आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसमें ध्यान रखिएगा, यहां नोट कर लीजिए, क्या कहे जाते हैं इनको? सुपर कूल्ड लिक्विड। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, बोर्ड में होता था, क्वेश्चन बनता था, वेल एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। वो ठीक है, जनरली हम ग्लास के केस में कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए इनके। ट्रू सॉलिड, मेटल, जिंक सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड के क्या है? ग्लास, रबर, प्लास्टिक। हाँ, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, बट यहां भी देख लो, गैस एंड लिक्विड और आल्सो एमॉर्फस सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड के कितने पार्ट हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, ध्यान रखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप की बात हो रही है, क्योंकि सॉलिड के टाइप तो हमने देख लिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने पार्ट्स हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? आयनिक। क्या है? आयनिक। फिर क्या है? मोलिकुलर। क्या है? मोलिकुलर। उसके बाद क्या है? कोवेलेंट। क्या है? कोवेलेंट। ठीक है, तो क्या हो गया? आयनिक, मोलिकुलर, कोवेलेंट एंड है मेटालिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप आपको पढ़ने हैं किसमें? मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट चलिए। ठीक है, सबसे पहले क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज यहां मेंशन नहीं है, बट मैं एक ही बताया था, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? तो किसके बने हैं? स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बने हैं। ठीक है, किसके? मॉलिक्यूल की। अब ये भी तुम जानते हो कि मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं? भाई 3 टाइप के मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से? पोलर, नॉन पोलर। जनरली 9 तक तुमने 2 ही पढ़े हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, लेकिन इसमें आपको 3rd टाइप का भी पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो टोटल 3 टाइप के आपको क्या पढ़ने हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ने हैं। पहला क्या? नॉन पोलर, दूसरा पोलर, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में कौन से आते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नोबल गैसेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नोबल गैसेस इसमें आपके आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें से नॉन पोलर सॉलिड कौन सा है। मान लो हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए, जैसे हम लोग आपको दिया HCl, हमने आपको दिया
NH3, हमने आपको दिया क्या, आर्गन। हमने आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आपको किसमें करना पड़ेगा, आर्गन में करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां लिखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक CCl4, क्या CCl4, ठीक है, O2, ये सब क्या है, ये नॉन पोलर हैं, तो इनसे या फिर नोबल गैसेस से मिलके बने होंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी क्या है भाई, इनके बने हैं तो नोबल गैसेस है ना, आपने पढ़ा था, तो रिएक्शन करती नहीं है, इनके भी अट्रैक्शन फोर्स तो वैसे होता नहीं है, तो कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो हमने 11th में पढ़ा, नहीं पढ़ा यार, नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा है आप लोगों ने, आपके सिलेबस में था गैसेस स्टेट में पढ़ा हुआ है। अब जो आपके जूनियर है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या गैसेस स्टेट, फिर चैप्टर 11 का, तो डिस्पर्सन फोर्स, जिसे लंदन फोर्स भी कहते हैं, जहां पर कोई पोलैरिटी ना हो, तो थोड़े से समय के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में काम चला लेते हैं भाई, तो वो क्या करते हैं, खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं फोर्स, एक थोड़े से समय के लिए यार। तो वो क्या हुआ, उसे क्या बोलेंगे हम, लंदन फोर्स बोलेंगे या डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। तो इसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स, लंदन फोर्स। फिर सॉलिड CO2 एग्जांपल है इसका, सॉलिड CO2, आर्गन, H2, Y2, मीथेन, भाषण में आई। अभी बताओ क्या इन्हें तुम आसानी से मेल्ट कर सकते हो क्या, हाँ भाई, जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, कोई खास अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच नहीं है, तो आप बड़े आराम से मेल्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। फिर आ जाओ आप पोलर पे, ठीक है, सेकंड पॉइंट पोलर, ये किससे बने होंगे, नाम से पता चल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे। किससे बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे। अरे एग्जांपल तो देख लो भाई, क्या है, HCl है, पोलर है कि नहीं है, हाँ पोलर है, तो ये किसका एग्जांपल बना होगा, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के। इनमें क्या भाई, पोलर है मतलब क्या है, इनमें पोल्स बनते होंगे प्लस माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस क्या बनते होंगे, पोल्स बनते होंगे। अब अगर पोल्स बनते होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। एग्जांपल है HCl, ठीक है। अब सॉफ्ट तो होते हैं भाई, लेकिन वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता भाई यार। क्यों नहीं होता, क्योंकि लंदन फोर्स वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, डाइपोल डाइपोल थोड़ी ना, उससे तो ज्यादा स्ट्रांग ही होता है। तो जब ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसमें क्या होगा, वेरी लो नहीं, हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट हम मान सकते हैं। इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब इसमें उन्हीं के सॉलिड हम मेंशन करेंगे जिस मॉलिक्यूल में आपस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तभी हम जाके क्या करेंगे, उसमें उसको इसमें मेंशन करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अरे ये क्या हुआ भैया, देखो क्या कहना चाह रहा है ये, इसको भी देख लेते हैं, देखो तो जरा सा क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड टू NOF। अरे इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ा रहा होगा लेकिन याद ना होगा। चलो हम देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे बस। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, जब हाइड्रोजन N से जुड़ा हो नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जुड़ा हो फ्लोरीन से। तो जब इन तीनों में से किसी एक से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जब यही तीनों इनके पास आएंगे, चाहे F आए, चाहे O आए, चाहे N आए, तो ये F ये H आपस में वीक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका क्या हुआ भाई, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे कि ऐसे सॉलिड जो किससे बने हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वालों से बने हुए हैं। जैसे हमने कहा भैया आइस है, क्या है, आइस है। आइस किसका एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड का। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इन सब से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और क्या होगा, ये इंसुलेटर होंगे भैया, इंसुलेटर होंगे, ठीक है। हार्ड होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये रही बात इनकी। आगे चलते हैं, आयनिक सॉलिड में आ जाओ भाई। नाम ही पता चल रहा है किसके बने होंगे, आयन और एनायन, मतलब कैटायन एनायन के बने होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयंस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है,
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो अच्छी बात है। तो मतलब क्या है कि ये बने होंगे केटायन एनायन के और इनके बीच लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोलर में क्या लगा था? डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर में क्या लगा था? डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में क्या लगा था? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, Mg हो गया, ZnS हो गया, KCl BSO4, मतलब टेंशन रेट। तो ठीक है, अब भैया आपको पता है आयनिक सॉलिड बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो हार्ड होंगे लेकिन कैसे होते हैं? ब्रिटल नेचर के होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हार्ड बट ब्रिटल। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट देखो ना, सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अरे गुड कंडक्टर, इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो केवल या तो मॉल्टेन या तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है? तो कौन सा? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो या तो पानी में घोल दो, अरे यार गर्मी आ गई, नमक क्या ही बताएं, नींबू पानी बनाओगे ना बस, तो उसको डिसॉल्व करो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, या तो मॉल्टेन यानी कि मेल्ट करा दो। पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? पढ़ा था कि हम मोस्ट एक्टिव मेटल्स को केवल उनके मॉल्टन साल्ट से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्वस साल्ट से नहीं। अगर आपको याद हो 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, ये क्या? ये तो पॉजिटिव चार्ज के बने होंगे और किसके? उनके इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा होता है भैया कि मेटल, जैसे मान लो सोडियम हमने लिया, क्या लिया? सोडियम। क्या करता है? सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ऐसे मेटल होते हैं इनके सारे के सारे। अब उनमें करते क्या है? इन इलेक्ट्रॉन का माइनस मान ले, इनको माइनस मान लेते हैं। ठीक है, माइनस मान लिया। ऐसे बहुत सारे माइनस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ रहते हैं, बीच में प्रेजेंट होता है एक मेटल। तो इसे क्या बोलते हैं कि सोडियम यानी कि मेटल आयन क्या होता है? एम्बेडेड होता है, घिरा रहता है किससे? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, या कहिए कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एम्बेडेड रहता है। और ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं भैया? कौन सा सॉलिड है? मेटालिक सॉलिड। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन सा स्टेटमेंट मेटालिक सॉलिड के लिए सही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कटायंस, कौन? पॉजिटिव आयन मतलब कैटायंस। कटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के सी में एम्बेडेड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, इनमें इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होते हैं। तो इनका क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड्स के किन से बने हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? तो इनका है एटम। अरे कंफ्यूजन आई भाई, मॉलिक्यूलर में क्या था? मॉलिक्यूलर में भी तो आर्गन लिया था हमने। तो मॉलिक्यूल में अगर आर्गन लिया था, इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी तो एटम था एटम की नहीं था। तो फिर यहां कैसे कह दिया सारे एटम वही रहे, यही रहेंगे क्या? वो भी तो एटम थे, उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो ये ध्यान रखिएगा कि वो क्या है? वो नोबेल गैसेस है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसलिए हम उन इतने, अरे 4-6 तो हैं, वो 6 को तो हैं, उनको उठा के रख दिया किसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। लेकिन बाकी सारे एटम क्या बनाएंगे? कोवेलेंट सॉलिड बनाएंगे। अरे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड के नाम से इनको जाना जाता है। ये किसके बने? एटम से बने हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इनमें होती है भैया, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम कोवेलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या है? अरे यार क्वार्ट्ज नहीं आई, SiO2, उसके बाद क्या है? SiC सिलिकॉन का, और डायमंड, Al, ग्रेफाइट। ठीक है, ये क्या है? हार्ड। अरे भाई बहुत हार्ड है, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है तो संभाल लीजिएगा, तो समझदार हो। हार्ड, वेरी हाई। ये वेरी हाई का मतलब क्या है? यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है भाई। अरे यार कहते हो ना केमिस्ट्री है ही एक्सेप्शन पूरा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक्सेप्शन है भाई। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट उस बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। फिर है इंसुलेटर। हाँ, ये सारे इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट फिर से एक्सेप्शन बन गई। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो 10th में पढ़ रखा है। क्यों? है ना, क्या पढ़ा था कि डायमंड में चारों कार्बन 4 से दूसरे से अटैच होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक भी फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट ग्रेफाइट में एक कार्बन सिर्फ
तीन से अटैच होता है मेरे भाई। एक फ्री रेडिकल बचा रहता है आवारा जैसे, वो एक लेयर से दूसरी लेयर घूमता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइसोट्रॉपिक। जरा सोचो, मैं देख लूं तुम्हारी वीडियो कैसी चल रही है। चलो बढ़िया चल रही है। ठीक है, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइसोट्रॉपिक। जरा समझो आइसोट्रॉपिक क्या थी, याद करो, अभी देखा था क्या कि अगर डायरेक्शन बदलने पर फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई तो एनाइसोट्रॉपी। अरे भाई सही है, तो देखो क्या क्या सही है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्रिस्टलाइन की बात कर रहा है वो। ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। अरे क्रिस्टलाइन की बात कर रहे थे। वाटर, वाटर बिकम एनाइसोट्रॉपिक व्हेन फ्रीजेस। अरे हाँ यार, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है ना, वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड को क्या बोला था अभी, लिक्विड एंड गैस आर क्या, एमॉर्फस। बट यहां क्या बोल रहा है, जब तुम फ्रीज कर दो तब की बात कर रहा है यार, आइस बन गई ना। आइस किसकी है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब स्ट्रांग होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच तभी तो आइस बनेगी। ठीक है, तो किसका है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहा है। थर्ड, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट चेंज विद डायरेक्शन। अरे ऐसा नहीं है यार, एक्चुअली यहां होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना, यहां होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट चेंज विद डायरेक्शन। अरे गलत भाई, एनाइसोट्रॉपिक मतलब ये चेंज हो जाए, तो यही वाला है जो करेक्ट नहीं है। फोर्थ है, ग्लास इज नॉट एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। बिल्कुल सही कह रहा है, ग्लास क्या है, अमॉर्फस है यार, तो वो आइसोट्रॉपिक होगा ना, एनाइसोट्रॉपिक थोड़ी होगा। क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक होगा, सॉरी आइसोट्रॉपिक। कौन, ग्लास। तो ये सही कह रहा है कि नया नॉट आइसोट्रॉपिक, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। Second question, polar molecule solid have higher enthalpy of vaporization than those of non-polar molecule solid. इसमें से बोला है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड है हायर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देन दोज ऑफ नॉन पोलर। अरे सही है भाई, पोलर में ट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो भाई जाहिर सी बात है वेपोराइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, ग्रेफाइट तो कोवेलेंट है, ग्रेफाइट एक कोवेलेंट है, बट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। ये क्या है, ये भी सही है। आयनिक सॉलिड और कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, क्या बात कर रहे हो, अरे अभी हाँ पढ़ा था, सही बात है। आयनिक सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर, बट किस स्टेट में, किस स्टेट में, या तो मोल्टेन या तो एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड हैव लंडन फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है। एंड ध्यान सुनना, यहां तक तो सही है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी वही आर्गन हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर। इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कौन सा, लंडन फोर्स। लेकिन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पोलर। अरे गलत बात, पोलर में क्या था, पोलैरिटी, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, लंडन फोर्स से पावरफुल होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट यार पोलर का ज्यादा होगा ना, पोलर कहां से होगा, गलत बात। तो आधा स्टेटमेंट इसका गलत है, मतलब तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन किसको बोलोगे, इसी को बोलोगे। सही ऑप्शन क्या है, अरे क्या हो गया यार, क्या हो रहा है, देखो भैया क्या हो गया, हाँ सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच पेयर बोथ द क्रिस्टल्स आर नॉट सेम टाइप। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल सही नहीं है, मतलब नहीं सॉरी, सेम टाइप का नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टल सेम टाइप, अरे यार पेयर दे रखा है, पेयर में कौन से एक जैसे नहीं है, चलो देख लेते हैं। जरा इधर चलते हैं, बात कहां चले, नहीं ऊपर से चलते हैं, हमेशा शुरू से लेते हैं ना। आइस एंड ड्राई आइस, अब देखो 4 टाइप पढ़े हो ना, उसी में से इनके एग्जांपल हैं, देखो जरा। आइस एंड ड्राई आइस, अरे ड्राई आइस का मतलब शादी का माहौल चल रहा है भैया, हैं, अरे क्या कहते हैं उसको, मंडप के अगर धुआं करते हैं ना, बस 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 वही वही। आइस एंड ड्राई आइस, H2O सॉलिड H2O, हाँ वही बर्फ जो खाते हो, और ड्राई आइस सॉलिड CO2, दोनों क्या हैं, दोनों मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बस अंतर इतना है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बस बाकी कोई फर्क नहीं है, साथ रहो। उसके बाद दूसरा क्या है, NaCl and BaO,
अरे यार ये दोनों के दोनों क्या हैं, आयनिक सॉलिड हैं, ये भी सेम है, ये दोनों क्या हैं, सिलिकॉन कार्बाइड एंड डायमंड, ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या हैं, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर देखो मैग्नीशियम एंड आर्गन, ये यार मेटल है, ये क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या बनाएंगे, मेटालिक सॉलिड बनाएंगे, बट आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है मेरे भाई, क्या है, एक नोबल गैस है, और नोबल गैस क्या होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होती है, नॉन पोलर टाइप की। तो ये है आपका सही आंसर डी, इसमें पेयर सही नहीं है मेरे भाई। विच इज इन मेटालिक सॉलिड, इसमें से कौन सा मेटालिक सॉलिड है, नाम से ही पता चल रहा है यार, मेटल ढूंढना है तुम्हें, ये ना, ये तो कोवेलेंट है, जडेनो ना, बेंजीन नहीं, मॉलिक्यूलर है, सिल्वर इजी, ये क्या है, एक मेटल है, तो मेटालिक सॉलिड का बात कर रहा था, चलो भाई मेटालिक सॉलिड यही होगा। आगे चलते हैं, विच वन इज एक्सेप्शन और कोवेलेंट सॉलिड, एक्सेप्शन पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि वो कौन है, पूछ रहा है एक्सेप्शन कहां है भाई, देखो जहां से एक्सेप्शन कहां है, देखो 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 बताओ जल्दी से, कहां पे एक्सेप्शन है, किसका, कोवेलेंट का, कहां कहां कहां, ध्यान से देखो, कार्बन एटम से बना है, एटम से बना है डायमंड, ग्रेफाइट कार्बन एटम से बने हैं, ड्रॉप से तो है दोनों, भाई भाई है ना, ठीक है, एक में मदर के जेनेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, एक में फादर के, बस इतनी अंतर है, बट है दोनों वही भाई भाई ही है ना, लंगोटिया यार। चलो देखो ड्राई आइस, ये क्या है, CO2, क्या है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो किसका एग्जांपल है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है मेरे भाई, किसके हैं, मॉलिक्यूलर, ये क्या है, ये भी कोवेलेंट है, क्या है, कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट, बचा क्या, CO2, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ड्राई आइस, इसका एक्सेप्शन है कोवेलेंट का। आगे चलते हैं, ठीक है, ये तो वही रिपीट हो गया, गलती मेरी है, आपकी नहीं है, रहती है। विच इज आर कोवेलेंट सॉलिड, इसमें से कौन सा कोवेलेंट सॉलिड है, अरे फिर से, अच्छा इज एंड आर, अरे तेरी ये तो गड़बड़ है फिर तो, चलो देखते हैं, डायमंड, सिलिकेट, ग्रेफाइट, ऑल ऑफ दिस, अरे भाई ये क्या है, SiO2, ये क्या है, डायमंड, ये क्या है, ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का बना, ये भी वही है, ये भी वही है, यानी सब के सब एग्जांपल देखो ना, वहां पे सारे के सारे दिए हैं, सब किसके एग्जांपल में, कोवेलेंट सॉलिड में। बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बेंजीन क्या होता है, हाँ, बेंजीन, बेंजीन के लिए पूछ रहा है कि बेंजीन भैया क्या है, बेंजीन एक मॉलिक्यूल है, आपको भी पता है, वो भी कैसा, नॉन पोलर टाइप का, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए ना कहीं पर, ये थर्ड नंबर है भाई, नेटवर्क तो है नहीं,